इतना बुरा चल रहा था वो फेज मेरी लाइफ का। हर 3-4 महीने में सेट ऑफ प्रोडक्ट्स मेरे चेंज हो रहे थे, ब्रांड्स चेंज हो रहे थे, डर्मेटोलॉजिस्ट चेंज हो रहे थे। तो इट वाज लाइक वेरी हार्ट ब्रेकिंग। कैन यू सी माई स्किन? इट इज लुकिंग अमेजिंग, राइट? लेकिन मेरी हमेशा से ऐसी स्किन बिल्कुल भी नहीं थी। एक्चुअली आज हम बात करने वाले हैं मेरी पर्सनल एक्ने जर्नी की। इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाला हुआ है, पर वो मैंने बहुत जल्दी में बनाया था। एक्चुअली उस वीडियो पे काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि इस वीडियो को थोड़ा सा डिटेल में बताओ। सो आई थॉट कि ठीक है यार, एक डिटेल वीडियो तो बनता है इस पर। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी इस वीडियो के लिए, बट हाँ, आपको मैं डिटेल में बताने वाली हूँ कि मुझे कब एक्ने का प्रॉब्लम शुरू हुआ, किस वजह से शुरू हुआ और मैंने उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या किया। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई वॉज इन माई 12th स्टैंडर्ड, 2012 की बात है। तो एवरीथिंग वॉज फाइन टिल देन। उसके बाद मैं कॉलेज गई और कॉलेज में जाते ही मुझे एक्ने का इशू शुरू हो गया। मतलब जस्ट 2-3 महीने में ही पता नहीं वो पानी की वजह से इशू था, खाने की वजह से था, वेदर की वजह से था, स्ट्रेस, हार्मोन्स, जो भी इसका कारण हो सकता है मुझे नहीं पता, बट मुझे एक्ने शुरू हो गए होना। और उसके बाद मैंने कितने सारे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया होगा मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब हर दूसरे महीने डर्मेटोलॉजिस्ट के चक्कर लगते थे। इतने पैसे खर्च हुए हैं ना मेरे, इतने सारे पैसे खर्च हुए डर्मेटोलॉजिस्ट के चक्कर में, क्योंकि हर डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन तो 500 से 700 लेता ही था। उसके साथ ही साथ वो हमेशा हर विजिट में 2 से 2,500-3,000 की मेडिसिन चिपका देता था। और हमेशा इस होप में जाओ कि आपको उन दवाइयों से असर मिलेगा, कुछ दिनों में लगे रहो, और उसके बाद जब आपको असर नहीं दिखता तो इट वॉज लाइक वेरी हार्ट ब्रेकिंग। क्योंकि अपनी स्किन को मिरर में देखने के बाद आई वॉज फीलिंग लाइक कि क्या है ये, क्यों है और जा क्यों नहीं रहा है। मतलब इतना ज़्यादा एक्ने सीवियर हो गया था ना मेरे 1-2 साल में ही कि मतलब मुझे मिरर में देखने तक का मन नहीं करता था अपने आप को। पहले तो बहुत हल्के एक्ने शुरू हुए थे, मतलब ऐसे चीक के अराउंड, फिर फोरहेड पे होने लगे थोड़े से। और मैं ना बहुत ऐसा भी नहीं था कि मैं हमेशा से मेकअप वगैरह बहुत यूज़ करती थी कि मतलब एक्ने थोड़े बहुत होते थे तो मेकअप की वजह से वो फैलने लगे। लिटरली उस वक्त कॉलेज डेज में लिप बाम यूज़ करती थी और अपना एक सन ब्लॉक या मॉइस्चराइजर, दैट्स इट। तो वो पॉइंट तो अलग हो गया। पानी का मेन इशू लगा मुझे, तो पानी चेंज होने की वजह से हो सकता है कि एक्ने उसकी वजह से आया हो। जब भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करोगे ना, कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट आपको एग्जैक्ट रीजन तो दे ही नहीं सकता। मतलब मैं लिख के दे रही 3 साल में कितने, मतलब 15, 16, 20, 25, मुझे याद भी नहीं कि कितने हज़ारों मेरे खर्च हो गए होंगे जस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करने में। इतने सारे ऑइंटमेंट्स देते हैं। पहले तो वो अपना मॉइस्चराइज़र देते हैं अलग सा कुछ, तो वो लगाओ नाइट में, डे में अलग। उसके बाद फिर वो आपको ऑइंटमेंट देंगे कि एक्ने पर यहाँ जहाँ स्पॉट है, एक्ने है, वहाँ लगाओ। उसके बाद वो आपको टैबलेट्स देंगे, कोई एंटीबायोटिक देगा, कोई कुछ देता है, विटामिन सी की टैबलेट्स देंगे। मतलब जितने हो सकते हैं ना दुनिया भर के स्किन केयर से रिलेटेड चीज़ें, सन ब्लॉक भी वो अपना ही प्रिस्क्राइब करेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें वो खुद की देते हैं। दिमाग ख़राब हो जाता है सब कुछ देख कर कि यार कितना बंदा लगाएगा और कितना खरीदेगा। मतलब हर 3-4 महीने में सेट ऑफ प्रोडक्ट्स मेरे चेंज हो रहे थे, ब्रांड्स चेंज हो रहे थे, डर्मेटोलॉजिस्ट चेंज हो रहे थे। मतलब जो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन आता है ना, आप इतनी बार जा कर के लोगों के पास अपनी प्रॉब्लम बताते हो और तब भी आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, पूरा एफर्ट डाल रहे हो, पूरे पैसे डाल रहे हो, विजिट कर रहे हो, और जो चीज़ें कही गई हैं आप उसे प्रॉपर इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, लेकिन साला कुछ होता ही नहीं है। एट द एंड रिजल्ट इज 0। जहाँ पे मेरे एक्ने थे वहीं पे थे, और कुछ केसेस में तो ऐसा हुआ था एक्ने बढ़ भी गए। टू बी प्रिसाइज, मेरे एक्ने 2012 में शुरू हुए, 2013 में थोड़े से बढ़े, फिर 2014 में ना इतने सीवियर हो गए थे कि मतलब मैं अपना फेस टच नहीं कर सकती थी। मतलब बिल्कुल ये गाल है ना, फूल करके बिल्कुल टमाटर हो गए थे। मतलब मैं सो रही हूँ, गाल ऐसे पिलो से लग रहा है, तकिए के कवर से घिस रहा है। तो इतना सब कुछ इतना गंदा हो गया था ना, वो लेवल इतना बुरा चल रहा था वो फेज़ मेरी लाइफ का कि मैं क्या बताऊँ। मतलब घर से बाहर निकलने में भी मुझे लगता था कि यार मुझे नहीं जाना कहीं। एंड मतलब मेरा तो उस समय कॉलेज चल रहा था, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं क्लास बंक करूँ या फिर पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। एक अंदर से ना एक सेल्फ डाउट आता है आपको, आप कितना भी बोलो कि एक्सेप्ट योर सेल्फ और ये सारी चीज़ें, लेकिन जब तक आप मतलब एक बीमारी होगी, इट इम्पैक्टेड माई मेंटल हेल्थ एज वेल। और जो फिज़िकल हेल्थ है, जो मेरा पूरा स्किन था अंदर से, मतलब पेन होता था, और जो पस था ना वो एक्ने में इतना ज़्यादा भर गया था ना कि मैं
क्या बोलूँ, जो लोग इस समय सीवियर एक्ने से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं ना, मतलब वही सिर्फ इस पेन को समझ सकते हैं। अपने सारे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने के बाद ना 2014 का एंड चल रहा था और फॉर्चुनेटली आई वाज इन माय कॉलेज, और मेरे एग्ज़ाम्स जैसे ही ख़त्म हुए थे मैंने तुरंत जा कर के गाज़ियाबाद में एक यशोदा हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर प्रियंका बैठती थी। अब उनका सरनेम मुझे नहीं याद है, बट शी वॉज अ वेरी नाइस डर्मेटोलॉजिस्ट। मैंने उनका अपॉइंटमेंट बुक किया, और वो भी मतलब मैंने आई थिंक किसी का रिकमेंडेशन था नहीं था मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे ही रैंडमली चेक किया गूगल पे, और मैं पता नहीं चमत्कार हो गया मतलब मेरे साथ। उन्होंने मतलब बताया कि हो सकता है आपका जो एक्ने है वो हार्मोन्स की वजह से ज़्यादा, इस समय आपके हार्मोन ज़्यादा डिसबैलेंस हो रखे हैं, इस वजह से है, स्ट्रेस आप ज़्यादा ले रहे हो। और मेन जो फैक्टर उन्होंने बताया वो पानी का बताया था उस समय, कि आपका पानी की वजह से बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, आपका पानी चेंज हुआ, आपकी बॉडी उसको नहीं ले पा रही है, ढंग से नहीं प्रोसेस कर पा रही है इस चीज़ को, तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहा है। बहुत मतलब एक्ने इतना ज़्यादा उस समय सीवियर हो रखा था ना कि उन्होंने मुझे टैबलेट्स दी कि पहले मेरा जो पस था, जो रेडनेस थी वो थोड़ी चली जाए, थोड़ा सा सूख जाए मेरे एक्ने, उसके बाद जो थोड़े बहुत स्पॉट्स आएंगे उस पर काम किया जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था, कोई एक दिन में नहीं जाने वाला था। तो आई स्टार्टेड इन एक्चुअली इन नवंबर या फिर दिसंबर, और ये पूरा प्रोसेस चला था 6 महीने का, और अराउंड जून आते आते मेरे सारे एक्ने चले गए थे। मतलब लिटरली मुझे 1-2 हफ्ते टैबलेट्स लेने के बाद ना दिखने लगा असर कि यार अब एक्ने सेटल डाउन हो रहे हैं, सूख रहे हैं, और नए एक्ने आना बंद हो गए थे। तो उन्होंने एक टैबलेट दी थी, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, तो लेकिन हर कोई उसे नहीं ले सकता एक्चुअली। वो अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, आपको कंसल्टेशन के बिना उसे लेना ही नहीं है। साथ वो ऑइंटमेंट दिया था उन्होंने मुझे, जिसे रात को लगाना था सिर्फ एक्ने वाली जगह पर, और कुछ हल्का फुल्का मॉइस्चराइजर दिया था, क्योंकि आप जब भी कोई ऐसा टैबलेट लेते हो ना एक्ने के लिए या फिर कुछ भी ऑइंटमेंट लगाते हो तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और जब स्किन ड्राई होती है ना तो उससे स्किन बहुत ज़्यादा खिंचती है, और आपकी एक्ने की जो आने की टेंडेंसी होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप रेगुलर अपना मॉइस्चराइजर नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप ये ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हो ना, तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी स्किन जो होती है ना, जो पहली लेयर होती है आपकी स्किन की एपिडर्मिस, वो ना थिन होने लगती है, बहुत पतली हो जाती है, तो और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाती है। तो इसलिए आपको कुछ कुछ प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए जाते हैं कि आप ये चीज़ें अवॉइड करो और ये चीज़ें यूज़ करो, कम से कम उस पीरियड तक जब तक आप मतलब मेडिसिन आपकी चले, और कोई प्रोसीजर अगर आप करवा रहे हो तो तब तक तो एटलीस्ट करो ही करो। थिंक नवंबर से फरवरी आ गई, एक्ने तो अब नहीं आने बंद हो गए थे, लेकिन ना रेडनेस नहीं जा रही थी। मतलब एक्ने का जो स्पॉट था, बहुत मेजर स्पॉट आ गए थे, मतलब चेहरा पूरा लाल हो गया था। अब इस रेडनेस पे कैसे काम किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने मुझसे बोला था कि आपको केमिकल पीलिंग के सेशंस लेने पड़ेंगे। तो उस वक्त केमिकल पीलिंग का एक सेशन आई थिंक 1000 का होता था। 4-5 सेशन तो एटलीस्ट आपको लगेंगे, मतलब 6 बोला गया था आई थिंक, मुझे याद नहीं है, पर 6 सेशन बोले थे कि आप ले लो। 1000 या 1200 रुपये पर सेशन का चार्ज था। तो आई वॉज लाइक लिटरली शॉक्ड, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे पैसे मैं दे चुकी थी डर्मेटोलॉजिस्ट को, और मतलब उस समय मैं कॉलेज में थी, आई वॉज नॉट अर्निंग, तो घर से इतने सारे पैसे मांगना भी थोड़ा सा लगता था कि यार कैसे होगा, मतलब कैसे करूं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यार एक बार ट्रीटमेंट शुरू किया तो इसे खत्म करना तो बनता है। तो मैंने केमिकल पीलिंग पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हो और समझ सकते हो कि केमिकल पीलिंग किस किस को करानी चाहिए। बेसिकली वो एक पील लगाते हैं, केमिकल पील लगाते हैं जिसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, वो आपके फेस पर लगाया जाता है, 10 मिनट के लिए छोड़ा जाता है, वाइप आउट कर दिया जाता है, जिससे आपकी स्किन की हल्की सी लेयर जो होती है, ऊपर की एपिडर्मिस लेयर होती है, वो धीरे धीरे फ्लेकी होती है और निकलती जाती है, तो आपके स्पॉट जो होते हैं वो लाइटन होते जाते हैं। तो ये सिर्फ एक्ने के लिए नहीं, बहुत से लोग टैनिंग के लिए भी कराते हैं। जब मैंने पहला सेशन लिया केमिकल पीलिंग का, तो उसके 2-3 दिन बाद ना मेरी स्किन ना थोड़ी सी फ्लेकी होनी शुरू हो गई, स्किन थोड़ी सी मतलब ड्राई आउट होने लगी। और उस समय जब स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है, मतलब पूरा ही आपकी स्किन ऐसा लगता है कि ना बिल्कुल सांप की जैसी वो निकलती है ना स्किन, वैसी आपकी स्किन निकलेगी। तो मैं तो आई वॉज लाइक लिटरली स्केयर्ड कि अब क्या हो रहा है मेरी स्किन के साथ। भी आप केमिकल पीलिंग का प्रोसीजर लेते हो ना, तो उसके बाद आपको एक मॉइस्चराइजर रिकमेंड किया जाता है कि जब भी आपकी स्किन थोड़ी सी भी फ्लेकी हो, नोज के अराउंड, आपके लिप्स के अराउंड, आपके फोरहेड पे, इन सब एरिया से बहुत ज़्यादा फ्लेकीनेस दिखती है, तो उसको कवर करने के लिए आपको एक मॉइस्चराइजर रिकमेंड किया जाता है, जिसको आपको हर 2 घंटे पे तो मिनिमम लगाना ही लगाना है। 5-6 दिन में असर देखना शुरू हुआ कि नहीं यार थोड़े बहुत स्पॉट तो हल्के हुए हैं।
और ये सेशन ना केमिकल पीलिंग का हम 15 दिन पे लेते हैं, 15 या 20 दिन पे। तो अगर मैंने 1 तारीख को ये सेशन लिया तो हम 15, 16 या 20 तक जा सकते हैं। 2-3 हफ्ते का हम इंटरवल रखते हैं, उसके बाद हम दूसरा सेशन लेते हैं। दूसरे सेशन के बाद आई फेल्ट कि मेरा पूरा जो रेडनेस थी मेरे चेहरे पर, जो भी स्पॉट्स थे, वो बहुत ज़्यादा हद तक क्लियर हो गए। मतलब 90-95% मेरा पूरा कंसर्न चला गया था। अब 4 सेशन और बचे थे। मैंने पहले से एडवांस में पेमेंट नहीं की थी, मैंने एडवांस की पेमेंट आई थिंक 2 सेशंस की थी। लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बोलेंगे कि आप ना 5-6 सेशंस ले लो, और आपको उस समय पता नहीं होगा कि यार आपको लेने भी हैं कि नहीं लेने 5-6 सेशन। ये 5-6 सेशन के पैसे पहले से एडवांस में पे करवा लेते हैं। वो बोलते भी हैं कि आप 5-6 सेशन का एक साथ पे करोगे तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट देंगे। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप पीलिंग सेशन लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो। अगर आपको लगता है कि दूसरे तीसरे सेशन में आपका सब कुछ कवर हो चुका है, मतलब आपको लग रहा है कि आपके स्पॉट्स विजिबल नहीं हैं और अभी कुछ भी ऐसा नए एक्ने भी नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं, तो रुक जाओ वहाँ पे, नहीं ज़रूरत है आपको आगे के सेशंस को लेने का। तो मैं भाई दूसरे सेशन के बाद मैं तो ले गई। मतलब ओवरऑल इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस विद हर, क्योंकि उन्होंने जो मुझे रिकमेंड किया था सब कुछ काम किया। इस जस्ट मैंने पीलिंग सेशन उन्होंने ज़्यादा रिकमेंड किए थे, मैंने कम ही लिए बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं थे। तो उस समय जब डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे जो टैबलेट रिकमेंड की थी, और जो मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस टैबलेट है, बहुत ज़्यादा फेमस कैप्सूल है, इवन काफ़ी सारे लोगों ने इंटरनेट पे वीडियोस भी डाली कि यार ये टैबलेट वर्क करती है। आई एम टॉकिंग अबाउट आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल। ये 2 वेरिएंट में आती है, 10 mg और 20 mg। अगेन इट्स अप टू योर एक्ने सीवियरिटी, वो कितने ज़्यादा सीवियर एक्ने। मतलब मेरी एक्ने जर्नी का जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल टर्न था ना, वो इस कैप्सूल की वजह से आया था, विच इज़ आइसोट्रेटिनोइन 10-20 mg कैप्सूल, जो कि मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट की, जो कि मैंने 3 से 4 हफ्ते कंज्यूम की थी। और सच बता रही हूँ, इसके अलावा कोई भी ऐसी कैप्सूल नहीं है, कोई भी ऐसी टैबलेट नहीं है, कोई भी ऐसी एंटीबायोटिक आपको नहीं मिलेगी जो आपके एक्ने पे काम करेगी। मतलब इतना तो मैंने फील किया था, मतलब मेरा जो कंसर्न था वो आई थिंक उसी ने सॉल्व किया है। तो बेसिकली हमारे स्किन के सब लेयर में जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, जो सीबम प्रोड्यूस करती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सीबम सिक्रेट करने लगती हैं। एक ऐसा टाइम आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी एक्ने बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। तो आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल जो होती है ना, उस ऑयल की प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज कर देती है। तो सीबम प्रोडक्शन जब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो इस वजह से आपको एक्ने कम हो जाते हैं आना, और जो नए एक्ने अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो वो भी नहीं आते, और जो एग्जिस्टिंग है वो तो ट्रीट हो ही जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ये कैप्सूल यूज़ कर रहे हो ना, तो विद इन 1 to 2 वीक्स आपकी स्किन सुपर ड्राई हो जाएगी। मतलब आपको सिंपल एक मॉइस्चराइजर लगाना है, काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर लगाना है। मेरे फेवरेट ये 2 मॉइस्चराइजर्स हैं, दोनों ही डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं और रिकमेंडेड हैं। तो आप इन दोनों को ईजिली बिना किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट किए यूज़ करना शुरू कर सकते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी असरदार। आपको अगर एक्ने की प्रॉब्लम है तो आपको इधर उधर से चीज़ें नहीं ट्राई करनी है। अगर ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के बाद अगर आपको सीवियर एक्ने का प्रॉब्लम है ना, और आप डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट कर रहे हो, तो आप ये टैबलेट का रेफरेंस ज़रूर उनसे पूछ सकते हो। मतलब आप पूछो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को, क्या आप ये कैप्सूल यूज़ कर सकते हो। अगर आपका डर्मेटोलॉजिस्ट बोल रहा है कि हाँ यू कैन यूज़ दिस कैप्सूल लेकिन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, तो आप प्लीज़ उसको फॉलो करो, उसको मानो, समझो, क्योंकि इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को ना डिजीनेस आ जाती है, और कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। और हाँ, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट तो आपको ये कैप्सूल बिल्कुल नहीं लेनी है। बहुत ज़्यादा डिलीवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, अब नॉर्मल डिलीवरी होती है, आपको मिसकैरेज का इशू भी हो सकता है अगर आप प्रेगनेंसी से पहले ये दवाएं ले रहे हो। और अगर आप कंसीव करने वाले फेज़ में भी हो ना, तो उसके 6 से 7 महीने पहले तक आपको ये दवा नहीं लेनी है, मतलब छोड़ देना है। इतना टाइम आपको हो चुका होना चाहिए जब आपने ये दवा छोड़ी थी, एटलीस्ट 1 साल 7 महीने, इतना तो होना चाहिए। वन मोर थिंग, अगर आपने इस कैप्सूल को लिया है, इसलिए आपको लोअर एब्डोमेन की एक्सरसाइज और लेग्स की एक्सरसाइज बहुत अच्छी करनी है, जिससे आपको अगर कोई साइड इफेक्ट का इशू होता भी है ना, तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये एक एडिशनल पॉइंट था जो मुझे ज़रूर से ज़रूर ऐड करना था, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट की बात बहुत कम लोग करते हैं। करते करते वीडियो थोड़ा लंबा हो ही गया, पर जो भी था दिस इज़ इट। थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा पेशेंस लगता है, और आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।